हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप लोगों को भी क्लास 9th के चैप्टर मोशन से डर लगता है। इसमें गति की अवस्था, विराम अवस्था, दूरी और विस्थापन और बहुत सारे ग्राफ होते हैं। क्या आप लोगों को भी इनसे डर लगता है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाय, मैं हूँ पीहू वर्मा। मैंने आपसे परसों प्रॉमिस किया था मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स को इतना ईजी बना दूंगी कि आप कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे। आज हम अपना मोशन चैप्टर यानी कि गति का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कंटिन्यू मोशन यानी कि गति की अवस्था में रहते हैं। हम इस समय बैठे हैं, हमारे हाथ पांव थोड़ा बहुत भी अगर हिल रहे हैं या अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, हम उस मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ भी देखने के लिए, तो वो भी क्या है, एक तरह से मोशन है। अगर आपकी मम्मी खाना बना रही हैं तो वो भी एक टाइप से मोशन है। अगर आप लोग अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं पेन से, तो वो भी एक मोशन है। मोशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है क्लास 9th के चैप्टर में? क्या आपने कभी इस चीज को समझा? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मोशन क्या है, और ये सब चीज़ें, इसके छोटे छोटे टर्म्स को मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है गति। गति यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब वह गति की अवस्था में मानी जाती है। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक चीज है। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है। वो बॉल एक अभी फिलहाल एक रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम उसे टाइम के साथ धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, यहां से यहां आने में। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ बॉल की प्रारंभिक स्थिति यहां थी, हमने उसे समय के साथ चेंज किया तो उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। तो इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति। समझे? आइए मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से समय के साथ परिवर्तन करके किसी दूसरी स्थिति में जाती है तो वह क्या कहलाती है? गति की अवस्था में कहलाती है। दूसरा हमारा टर्म आता है विराम, यानी कि उसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तब वह विराम की अवस्था में मानी जाती है। अब देखिए, इसको हम एक और एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए हमारे पास एक ये बुक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट एक एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ये बुक है। ये बुक अभी अपनी विराम अवस्था में है। जब तक हम इस पे बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे या कोई बल नहीं लगाएंगे तब वो नहीं, अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जब तक कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वह विराम अवस्था में कही जाती है। विराम अवस्था में कही जाती है। आसान शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं, वस्तु का विराम अवस्था से किसी दूसरी स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है तथा वस्तु का अपनी ही स्थिति में रहने को, अर्थात समय के साथ परिवर्तन ना करने को विराम अवस्था की स्थिति कहा जाता है। आई होप ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे आपका टर्म आता है निर्देश तंत्र, यानी कि रेफरेंस पॉइंट। देखिए, निर्देश तंत्र होता क्या है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसे समझाती हूँ। जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। समझिए इसको, जैसे समझिए, समझ लीजिए यहां पे मेरे पास कोई एक बस है। ठीक है, यहां पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और बस के अंदर भी दो व्यक्ति बैठे हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम हम दे देते हैं बी, और ये जो बाहर से है इसका नाम है सी। निर्देश तंत्र में अभी हमने क्या पढ़ा? जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? निर्देश तंत्र कहलाती है। निर्देश तंत्र क्या होता है? सदैव अपने आप को विराम अवस्था में समझता है, यानी कि निर्देश तंत्र सदैव विराम अवस्था में माना जाता है। आपसे देखिए,
उत्तराखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ जो एमसीक्यूज में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में, एक एक दो दो मार्क के क्वेश्चन, वो कई बाहर से नहीं बनते हैं। बच्चों को लगता है कि कहीं बाहर से आए हैं, नहीं, वो इन्हीं छोटी छोटी डेफिनेशंस के छोटे छोटे पॉइंट्स को लिया जाता है। आपसे ये भी बोला जा सकता है कि निर्देश तंत्र सदैव क्या किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में होता है, विरामावस्था में होता है, दोनों में होता है, अर्थात दोनों में नहीं। ठीक है, तो हम साथ साथ इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करते जाएंगे। दूसरा आता है पॉइंट हमारा स्थिति, यानी कि पोजीशन। निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए, अभी हमने ये बस का डायग्राम बनाया था। हमने बस में दो लोग ए और बी बिठाया था, बाहर से एक व्यक्ति सी बिठाया था। अब इस चीज को आप समझिए। निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि स्थिति नियत है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। यदि निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। अब देखिए, जैसे ये बस है, बस में दो लोग बैठे हैं ए और बी, एक तीसरा व्यक्ति है सी जो बस से बाहर है। अब देखिए, निर्देश तंत्र का क्या फायदा होता है? निर्देश तंत्र क्या होता है? कोई भी वस्तु गति है की अवस्था में है, विराम अवस्था में है, उसका कैसे पता लगाया जाता है? अब हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, व्यक्ति ए और बी दोनों बस में बैठे हैं, अर्थात इन दोनों की स्थिति क्या है? सेम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी के सापेक्ष विरामावस्था में है, बी ए के सापेक्ष विरामावस्था में। ठीक है, यानी कि हाँ, देखिए, व्यक्ति ए विरामावस्था में है बी के सापेक्ष, या हम ये भी कह सकते हैं व्यक्ति बी विरामावस्था में है ए के सापेक्ष। दूसरा, अब देखिए, व्यक्ति ए गति की अवस्था में है सी के सापेक्ष, व्यक्ति ए गति की अवस्था में सी के सापेक्ष। ये हमने कैसे कहा? सपोज कर लीजिए, आप कभी बस में, जैसे आप लोग कभी ट्रेन से कहीं जाते हैं, आप लोग ट्रेन में होते हैं, आप लोग देखते हैं कि पेड़, हमारी ट्रेन आगे जा रही होती है बट आपको लगता है कि नहीं, हम तो विराम अवस्था में, पेड़ आगे चल रहे हैं या पेड़ पीछे छूट रहे हैं, बट पेड़ अपनी ही पोजीशन में होते हैं, पेड़ विराम अवस्था में होते हैं। गति की पोजीशन में हम लोग होते हैं, हम गति की अवस्था में हैं और हमारा, देखिए, पेड़ तो है विरामावस्था में, बट जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें गति की अवस्था में दिखाई देता है। ऐसा क्यों? इसको हम समझते हैं निर्देश तंत्र के द्वारा। समझ आया? देखिए, निर्देश तंत्र के द्वारा, यानी कि देखिए, देखने वाला, यानी कि देखिए, अब व्यक्ति ए और बी दोनों गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है, अब व्यक्ति ए को लगेगा ए और बी दोनों तो सेम है, बट जो व्यक्ति सी है उसे लगेगा, देखिए, उस व्यक्ति सी को लगेगा कि ए और बी, अगर बस चल रही है तो ए और सी दोनों क्या है? गति कर रहे हैं। बट अगर बस चल भी रही है तो ए और बी दोनों क्या होंगे? अपने आप को विराम अवस्था में समझेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है सदिश तथा अदिश राशियां, यानी कि इन्हें कहा जाता है वेक्टर तथा स्केलर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम समझते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण तो चाहिए, साथ साथ दिशा भी चाहिए। ठीक है, तो वह क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां, जैसे कि बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि। ठीक है, अब देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए, सदिश को अगर आप हिंदी में संधि विच्छेद आपने किया होगा, आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए हिंदी में संधि विच्छेद में, बस ये समझने के लिए एक ट्रिक है। देखिए, सदिश को आप तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? सधन दिश, यानी कि सधन दिशा बोल सकते हैं, यानी कि दिशा के साथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका आता है अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। समझ आया? दिशा की नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती है? अदिश राशियां। समझ आया? अब देखिए, इनके उदाहरण, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, चाल, आयतन, ताप आदि। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमें तो परिमाण का मतलब नहीं पता, परिमाण क्या होता है? परिमाण तो दोनों में आवश्यक है। देखिए, परिमाण क्या है ना, परिमाण आपको अदिश में भी चाहिए, परिमाण आपको सदिश में भी चाहिए। ठीक है, बट परिमाण होता क्या है? परिमाण का मतलब होता है साइज या आकार। देखिए, बल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, ये तो आपको परिमाण के साथ, परिमाण में तो है, बट साथ साथ ये क्या बताते हैं? दिशा भी बताते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है दूरी। अच्छा, ये बताइए, आपने बचपन से आज तक दौड़ते भागते आए हैं, आपकी मम्मी भी बोलती होंगी कितनी देर से दौड़ रहा है, कितने डिस्टेंस तूने दौड़ा, कितनी दूर तक गया, दूर,
और एक होता है शब्द आता है विस्थापन। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन ये दो शब्द होते हैं, इनका यूज हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, बट अब 9th क्लास में आके हमें इनको समझना है कि इनका बेसिक जो फिजिक्स में मीनिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है, यानी कि दूरी क्या होती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यह क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रा, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। अब आप कहेंगे कुल लंबाई क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है कार्तिक। वो अपने घर से निकला स्कूल जाने के लिए। ठीक है, घर से निकला, उसके बाद वो रास्ते में कहीं रुका। रास्ते में समझ लीजिए उसका एक दूसरा कोई दोस्त मिल गया जिसका नाम है निश्चय। उसने अपने दोस्त से बातचीत की, दोनों साथ में, कार्तिक और निश्चय दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़े। फिर रास्ते में उन्हें कोई शॉप दिखी, कोई दुकान दिखी, उन्होंने वहां से कुछ लिया। फिर वहां से सामान लेकर वो दोनों दोस्त वापिस अपने यहां पे स्कूल को पहुंच जाते हैं। देखिए, कार्तिक ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया था स्कूल के लिए। ठीक है, कार्तिक ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया था अपने स्कूल के लिए। देखिए, वो घर से निकला, अपने एक दोस्त निश्चय से मिला, वहां पे उनकी बातचीत हुई, दोनों दोस्त साथ में मिले। फिर दोनों चलते चलते किसी स्कूल के पास की दुकान में मिले, वहां से उन्होंने कुछ सामान लिया। फिर दोनों दोस्त स्कूल पहुंचे। ठीक है, तो दूरी क्या कहलाएगी बेटा? घर से स्कूल तक के बीच में इन्होंने कितना सफर तय किया है, ये सब चीजें, ये सब क्या कहलाता है? आपका दूरी कहलाता है। ये सब आपका क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तथा देखो, साथ ही मैं आपको समझाती हूं विस्थापन क्या होता है। देखो बेटा, कार्तिक एक लड़का है जो अपने घर से निकला था स्कूल के लिए, बट उसने बीच में इतनी सारी चीजें तय की। ठीक है, जो बीच में इतनी सारी कुल चीजें तय की, यानी कि कुल दूरी, पहले वो वहां से अपने दोस्त को मिला, दोस्त के साथ वो दुकान पे गया, दुकान से फिर वो घर गया, यानी कि इन सब चीजों में उसने काफी सारा समय लगाया। ठीक है, तो ये पूरी तो चीजें कुल दूरी क्या कहलाई? उसकी कुल दूरी कहलाई। ठीक है, अब देखिए विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या बोला जाता है? विस्थापन। क्या बोला जाता है बेटा? विस्थापन। अब देखिए, अगर आपसे डिस्टेंस में ये देखिए, विस्थापन अर्थात विस्थापन को हम कैसे बोल सकते हैं? न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी। और वैसे दूरी क्या होती है? यहाँ पे सिंपल दूरी, डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है? पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, अब मैं आपको पहले दूरी के बारे में समझा देती हूँ। दूरी क्या होती है ना बेटा? दूरी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है यानी कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे देखिए, कार्तिक यहां से घर से स्कूल गया, वो किस डायरेक्शन में गया, कैसे गया, उसे कोई मतलब नहीं था, बस वो वहां से वहां पहुंच गया है। देखिए उसने क्या किया, यहां से कितनी सारी चीजें दूरी तय की, बहुत सारी दिशाओं में गया। ठीक है ना? आगे देखिए, दूरी क्या करती है? पथ पर निर्भर करती है। यानी कि देखिए, अभी हमने बताया था ना कि पहले घर से निकला, अपने दोस्त से मिला, दोस्त के बाद दुकान से गया, दुकान के बाद स्कूल पे गया। उसके बाद दूरी समय के साथ घटती नहीं है। अब देखिए, जब वो बच्चा घर से निकला था, बीच में ये सब चीजें प्रोसेस हुई थी, तो इसमें काफी समय लगा होगा। पहले वो घर से निकला, घर से निकलने के बाद दोस्त से मिला, कुछ तो समय लगा होगा, वहां पे उसका समय वेस्ट हुआ होगा। उसके बाद वहां से उसके बाद वो दुकान पे गया, वहां पर भी उसका कुछ ना कुछ समय लगा होगा। उसके बाद लास्ट में जाके स्कूल पहुंचा, यानी कि जब उसको स्कूल से डायरेक्ट घर पहुंचना चाहिए था, वो समय लगना चाहिए था, उस समय से ज्यादा समय लगा है। यानी कि दूरी समय पर निर्भर करती है।
और दूसरी देखिए ये समय के साथ घटती नहीं है केवल, ठीक है, समय के साथ बढ़ रही है। देखो यहाँ पे उसका समय लगा, पहले यहां से निकला, यहाँ पे समय, यहाँ पे पहुंचा समय लगा, फिर यहां से दुकान पे पहुंचा तो समय लगा। तो दूरी साथ साथ क्या होती है, समय के साथ साथ दूरी बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। अब मान लीजिए आप लोग, जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, ठीक है, आप लोग चलिए घर से क्या निकल, स्कूल के लिए क्या, आप लोग घर से निकलते हैं शाम को ट्यूशन के लिए। आप लोग घर से निकले, आपके घर से स्कूल, घर से ट्यूशन का टाइम था, ट्यूशन में पहुंचने का डिस्टेंस थी, मतलब ज़्यादा नहीं, आपसे 15 मिनट में आप पहुंच सकते थे। बट आप लोग घर से निकले, घर से निकले, आपके साथ कोई दोस्त मिला या कुछ कोई रिश्तेदार मिला, आपकी उनसे बातचीत हुई, आप वहाँ रुके, थोड़ा समय आपका लगा, उसके बाद समय लगा, समय ऐड होता गया, आप आगे गए, फिर कोई आपको मिला या कोई दुकान पे आप लोग रुके, वहां पर आपका समय लगा। दूरी तो कंटिन्यूसली बढ़ती रही ना बेटा समय के साथ साथ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दूरी समय के साथ घटती नहीं है। और देखिए दूरी समय के साथ घट नहीं रही है तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। और देखिए दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। अब देखिए दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, इसको देखिए, जैसे बच्चा यहां से चला था, यहां पे इसका स्कूल था, यहां पहुंचना था, दूरी शून्य है, यानी कि बच्चा चला ही नहीं है, बच्चे को दूरी शून्य है। दूरी शून्य का मतलब क्या होगा, जब बच्चा कुछ चलेगा, कुछ लंबाई तय करेगा तभी तो होगा, यानी कि देखिए क्या होता है, दूरी कभी शून्य नहीं होती, यानी कि दूरी तो कभी शून्य होगी नहीं, दूरी शून्य कैसे होगी, यानी कि बच्चा चलेगा ही नहीं, तब दूरी शून्य होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा है, वो उसने ओ से ए डिस्टेंस तय की 5 मीटर में, फिर ए से बी की 2 मीटर में, बी से सी की 4 में, सी से डी में की 3 में। अब देखिए हमने पढ़ा था दूरी क्या होती है, पथ की कुल लंबाई, यानी कि ओ से डी तक टोटल वो कैसे गया, वो क्या होगी हमारी कुल लंबाई, ठीक है। अब देखिए कुल लंबाई, तो इसको क्या करेंगे हम, इन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि सबको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि 5 प्लस 2 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 14 मीटर। अब 14 मीटर ये हमारा क्या निकला बेटा, 14 मीटर ये हमारी निकली दूरी, ठीक है बेटा। अब देखिए ये तो थी हमारी कुल लंबाई, तो ये हमारी दूरी हो गई। अब अगर हम इसी में विस्थापन निकालना चाहें तो देखिए विस्थापन क्या होगा, ओ से डी के बीच की दूरी, यानी कि ओ से डी में कितने में पहुंचा था, वो क्या कहलाएगा हमारा विस्थापन। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विस्थापन। देखिए किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसा कि देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, एक बच्चा घर से निकला, स्कूल पे पहुंचा, स्कूल से घर से स्कूल पहुंचने में जो न्यूनतम दूरी थी वो क्या कहलाई हमारी विस्थापन। यह क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें दिशा होती है। अब देखिए दिशा है तभी तो डायरेक्ट पहुंच रहा है, न्यूनतम दूरी तय कर रहा है, उसको दिशा का पता है ना, कि मुझे स्कूल से, घर से सीधे स्कूल जाना है, यानी कि उसे दिशा का पता है कि कहां से कहां जाना है हमें, ठीक है। आगे इसके द्वारा वस्तु कितनी दूर तथा कहां तक चली पता चलता है, ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु कितनी दूर चली और कहां तक चली, यह वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए यह डिपेंड करता है कि वस्तु का, बच्चे का स्कूल, घर और स्कूल, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये पथ पर निर्भर नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो पहले कहाँ दोस्त से मिला, दुकान पे गया या क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे, वो स्कूल से, घर से सीधा स्कूल गया, घर से स्कूल जाना सीधा, यानी कि विस्थापन। बीच में आप लोग क्या प्रोसेस करते हैं, कैसे जाते हैं, वो सब आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है बेटा। ये समय के साथ कभी भी घटता के साथ घट सकता है, ठीक है। देखिए विस्थापन तो घटेगा ना। अब देखिए जहां पे समय बढ़ ये हो रहा था, तो ये क्या होगा, घटेगा। ये क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि क्या दूरी शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या विस्थापन कैसा हो सकता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस कोई बाहर से नहीं आते हैं, एग्जामिनर इन्हीं से छोटे छोटे पॉइंट से बनाता है। इसलिए देखिए जैसे जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप लोग क्या कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद एक बार दोबारा से एक वीडियो को देखिए और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। जितना बेटा आप लोग अपने हाथ से नोट्स बना के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए हमारे हाथों में, हमारी फिंगर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है चीज़ों को याद करने की, रिमेंबर करने की। अब देखिए जैसे आप लोग जब छोटे थे,
अब छोटे होते तो किसी बच्चे को संडे मंडे, जनवरी फरवरी या 2 का टेबल 1 2 3 नहीं आता है ना। जब आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, उन चीज़ों की बार 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 प्रैक्टिस करते हैं हाथ से लिख के, तब आपको वो चीज़ें आती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पहले एक बार पूरा देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए और फिर साथ साथ स्पीड कम करके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। और अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अब देखिए, जैसे एक पॉइंट था OAB, कोई वस्तु पहले O से A में गई, A से B में गई, ठीक है। अब देखिए O से A से B, यानी कि देखिए इसमें अब हम इसी पॉइंट में दूरी को भी समझेंगे, विस्थापन को भी समझेंगे। देखो O से B में जाना क्या होता है हमारा, O से B में यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये क्या कहलाएगा हमारा विस्थापन, यानी कि O भी हमारा क्या कहलाया, विस्थापन। अब हमें यहां से हम गए तो ये प्रोसेस हमारी पूरी क्या कहलाई, दूरी। देखो इसमें कम समय लगा ना, और इसमें क्या लगा, हमारा समय भी ज्यादा लगा। तो अब समझ आ गया। देखिए विस्थापन क्या होता है बेटा, न्यूनतम दूरी, और दूरी क्या होती है, पथ की कुल लंबाई। ठीक है, अब देखिए विस्थापन क्या हुआ, इसमें OB का विस्थापन हम कैसे लेंगे, इसमें क्या लगता है हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है, 7th 8th में आ जाती है, हमने पढ़ी होगी। अब हमें निकालना है ना हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण निकालना है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 41 मीटर आ जाएगा। अब हम समझेंगे दूरी तथा विस्थापन में संबंध क्या होता है। देखिए किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है, यानी कि देखिए ये तो आपने समझा है ना कि विस्थापन क्या होता है बेटा। देखो विस्थापन क्या होता है बेटा, न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होगी, इसी से समझिए। और दूरी क्या है, न्यूनतम लंबाई, और ये क्या है, दूरी क्या है, पथ की कुल लंबाई। अब देखिए आप इसको वर्ड से समझिए, अब आप इसको वर्ड से समझिए। देखिए विस्थापन और दूरी, देखिए विस्थापन क्या है, न्यूनतम लंबाई, और दूरी क्या है, कुल। अब देखिए, अब आप खुद समझिए। देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप रट्टा मारोगे फिजिक्स आपको कभी भी याद नहीं होगी, जितना आप इसको वर्ड टू वर्ड समझोगे, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज करके समझोगे, आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। अब मैं आपको दूरी और विस्थापन में इसी से अंतर समझा देती हूँ। देखिए विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप नाम से समझ रहे हैं, विस्थापन क्या है, न्यूनतम लंबाई, और दूरी क्या है, कुल लंबाई, यानी कि कुल है यानी कि टोटल है, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि लेसर होगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि दूरी क्या होगी, या तो बराबर होगी और बड़ी होगी, किससे होगी, विस्थापन से, यानी कि इसका एक ही रिलेशन आता है। ठीक है, देखिए बेटा ये आपसे MCQs में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन अभी के लिए भी नहीं, ये आगे के लिए भी आपके काम आते हैं। जो बच्चे आगे जाके, आप लोग अभी 9th में आप छोटे हैं, आपको लग रहा होगा कि बीच बीच में क्या बता रहे हैं, बट अभी से आप ये नोट्स बना के रखिए और इन्हें संभाल के रखिए, तो आगे जाके आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं जो नीट और JEE में भी पूछे जाते हैं, और किसी भी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, कोई बाहर से नहीं जाते। ठीक है, देखिए विस्थापन और दूरी ये आपको समझ आ गया। अब इसको ऐसे ना देखिए, एग्जामिनर इस तरह से रिलेशन पूछ सकता है कि विस्थापन बट्टा दूरी और ये, ठीक है, अर्थात देखिए, अर्थात विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है, या तो 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर होगा। देखिए अगला पॉइंट, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो दूरी तथा विस्थापन का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है बेटा, आई होप जितना आज मैंने आपको समझाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज करके आपको समझाया है। बाकी आप देख लीजिए, एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, उसके बाद दोबारा से देख के आप लोग अपने हाथ से जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो बेटा आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करते हैं। तो ठीक है, आपको किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाकी मिलते हैं हम कल अगले पार्ट के लिए। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।